अगर आप केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के पोर्टल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो उद्देश्य हैं वो अपने आप में बहुत ही महान है। महान जैसे कि पहला उद्देश्य देखेंगे, कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना। कृषक एक मानव भी है, तो एक मानव के रूप में प्रथम उद्यमी, इस धरा का प्रथम उद्यमी कृषक, जिन किसी भी कारणोंवश, है ना, चाहे वह आर्थिक दबाव हो, सामाजिक दबाव हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, व्हाटएवर इट कैन बी, प्राकृतिक हो, जिन किसी भी दबावों के चलते वह आत्महत्या जैसे कृत्य की ओर प्रेरित होता है, तो उन सभी कारकों पर संस्थान का शोध का विषय है, संस्थान की का कार्य क्षेत्र है उन सभी कारकों को समाप्त करना, उस ग्रास रूट लेवल तक पहुंचकर। तो अगर हमें वहां तक पहुंचना है और एक मानव से संबंधित जितने भी प्रकार के डेटा होते हैं तो हमें उनका पूरा फाइल चाहिए, पूरी समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पूरे क्षेत्र की, और उसके क्रम में जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनसे संबंधित जो कॉस्मोस का निर्माण होता है, उसमें जितनी संभावनाएं होती हैं जो नकारात्मकता को बल देती हैं, उन पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, उन पर वो सभी प्रभावी कदम, क्योंकि हमें स्वयं सार्वजनिक क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम है, तो वह सभी हम क्रियाकलापों को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, जिससे कि वह अति निर्धन, दुर्बल, सीमांत कृषक, जो कि राष्ट्र की जीडीपी में पर्याप्त रूप से सहभागी नहीं है, परंतु उसका योगदान बहुत बड़ा है ना, जितना वो कर सकता है उससे काफी कम कर पा रहा है, लेकिन उसका नगण्य नहीं है, और उसी के दम पे ही भारत की अर्थ जीडीपी जो कुछ है वो गिनी जाती है। तो अगर वो सक्षम होगा, प्लस उसके साथ एडिड क्या होगा कि नकारात्मकताओं से मुक्त होगा, सक्षम होगा, नकारात्मक संभावनाओं से मुक्त होगा, तो हमारे राष्ट्र की जीडीपी भी उतनी ही बलवती होगी, सबल होगी, सक्षम होगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम है, जो अपने मूल उद्देश्यों के क्रम में, जिनमें पर्यावरण, पशुधन और भूमि मृदा संरक्षण भी सम्मिलित हैं, के क्रम में पूरी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लेकर के आगे चल रहा है विगत 7 वित्तीय वर्षों से उत्तर प्रदेश में, है ना। 2019 में यह केंद्र हो गया, उससे पहले यह उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान था, फिर यह केंद्र को मूव हो गया, तो यह इसका ट्रेड नाम बदलकर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान हो गया। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर ना? ये एक पूरी एक अवधारणा है जिससे कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम बुलेटिन्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वह वास्तव में है क्या, क्या कलेक्ट कर रहे हैं। आप तो अभी परिचित ही नहीं है, आपने कह दिया कि कैसा कोई संगठन है क्या, तो नहीं, यह स्वयं सरकारी निकाय है, परंतु इसके काम करने का तरीका आप देखेंगे पूरी तरीके से शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति, है ना, एक विशेष व्यवस्था है इसके काम करने के लिए, इसको आप अध्ययन करिएगा। इसमें इसकी बहुत ही गंभीर अवधारणा है कि किसी भी स्तर का, किसी भी तौर तरीके का, है ना, भ्रष्टाचार एक प्रकार की नकारात्मकता है, तो अगर हमारी कार्य योजना में ही नकारात्मकता सम्मिलित हो गई तो हम वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे सकारात्मकता पहुंचा पाएंगे। अगर हम खुद ही नकारात्मक उद्देश्यों से ग्रसित हो गए, है ना, उद्देश्य या फिर संभावनाओं से अगर हम खुद ही लबरेज हो गए, ग्रसित हो गए, हमारे ऊपर ही वो कीचड़ पड़ गया, तो हम कैसे वहां तक सकारात्मक वस्तुएं लेकर के जा पाएंगे, उद्देश्य लेकर के जा पाएंगे। तो शून्य भ्रष्टाचार, है ना, कि अगर भ्रष्टाचार किसी भी रूप में कहीं भी दृष्टिगत होता है हमारे पर्यावरण में, तो हमें उसको एड्रेस करते हुए, उसको नलीफाई करते हुए अपने कार्यों को संपादित करना है, उनको
तेजी से सुनिश्चित करना है कि वो स्थापित न के मूर्त रूपों को धारण करते हुए आगे बढ़ते चले जाए, है ना। कार्य सभी को नोन है, टास्क एवरीबडी नोज। 70 सालों से सभी लोग सब काम जानते हैं, बस उनको किए जाने के जो तौर तरीके हैं, काल के कपाल पर उनकी जो किए जाने के तरीके हैं वो बदलते रहे हैं। आज के युग में वो तरीके बदल चुके हैं, उसमें भी ये प्रयास इन्हीं क्रमों में हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। आज के समय में जो भ्रष्टाचार दिख रहा है वो उसमें हो सकता है कि नॉर्मल हो। हम आज समय कह रहे हैं ना बहुत भ्रष्टाचार है, ये है वो है, तो उनके समय में हो सकता है कि वो एक नॉर्मल प्रक्रिया हो, उसके बिना वो समझ ही ना पाते हो कि हम आगे कैसे बढ़े। लेकिन हमें दूरदर्शिता को अपनाते हुए यह भी ध्यान रखना है कि हमारे आज के कदम अकल्पित अजन्मी चेतना के लिए ऐसी विषय वस्तु ना बन जाए कि वो समझे कि हमारे साथ उन लोगों ने अन्याय करके एक खाका स्थापित कर दिया, एक नक्शा खींच दिया, एक टेम्पलेट हम पे आरोपित कर दी है। वह यह ना कहे कि हम पर एक ऐसी टेम्पलेट आरोपित कर दी गई जो हमारे समय के लिए उचित नहीं है ना। तो पता चले हम ही कहेंगे ओल्ड इज गोल्ड और पुराने कहेंगे ओल्ड इज वर्स्ट, ओल्ड इज नॉट गोल्ड, गोल्ड का मैं क्या करूं, है ना, मुझे तो डॉलर चाहिए। ठीक है, तो ये अंतर नहीं आना चाहिए, विरोधाभास नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी मानव होंगे, हम भी मानव हैं। तो मानव मानव ही बना रहे कालांतर में, मानव अपग्रेड होकर के साइबॉर्ग ना बन जाए, है ना, कि हाथ भी दूसरे आ गए, पैर भी दूसरा आ गया, सिर का भी इम्प्लांट हो गया, आंखें भी इम्प्लांट हो गई, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। जन्म तो मानव का लिया था और सब टुकड़े टुकड़े सब, है ना, दांत भी नकली, आंख भी नकली, बाल भी, है ना। या वो अगर ओल्ड इज गोल्ड में जाए तो जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, है ना, सिर पे लाल टोपी और दिल लिए घूम रहे हैं। अभी दिल बचा था वो भी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ मशीनें इस तरीके से आप पर अटैक करेंगी, देन यू विल बी कंप्लीट साइबॉर्ग। और फिर वैश्वीकरण आपका किस प्रकार क्या हालत करेगा, वो आत्महत्या से भी बुरा होगा। बात समझ में आ रही है ना, तकनीक क्या चीज है, क्लियर ना। तो केंद्रीय कृषि विकास संस्थान कर क्या रहा है इस धरा पर वैश्विक परिवेश में, यह समझे जाने की आवश्यकता है। क्लियर हरीश जी, बात समझ आ रही है ना। मशीनें जो हैं वो क्या करवा रही हैं हमसे और हम क्या करने में सक्षम हैं, दोनों में बहुत अंतर। ठीक, तो ये शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति के अंतर्गत। ओके, अब बात आती है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर आने के कुछ नियम हैं, सर ने आपको बताया है, तो उन सभी के क्रम में सभी लोग उन परीक्षण के चरणों को पार कर रहे हैं। और उस क्रम में विगत एक महीने से, एक महीना थोड़ा समय ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे यहाँ पर काफ़ी सारा काम संपादित हो भी चुका है। तो वो सभी कार्य संस्थान के ही निमित्त अभी किए जा रहे हैं। हालांकि बुलेटिन्स ऑफ इंडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है और इसकी अवधारणा एक लिमिटेड फर्म के रूप में है, लेकिन अभी तक इसने जो भी काम किया है वो इसके लिए ही किया है, इस स्वायत्त संस्थान के लिए ही किया है। और वह जमीनी डेटा कलेक्शन है, यानी कि ग्राम पंचायतों का कलेक्शन है। जितनी भी ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो भी ग्राम हैं, उन ग्रामों की लिस्टिंग, ये दो काम हो रहे हैं, है ना। तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र कवर हो चुके हैं और अन्य राज्यों की ओर अब बढ़ा जा रहा है। तो मैम उसको लेकर के आगे बढ़ रही है, तो वो उनका अपना क्षेत्र है और वहाँ काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, सफल काम हो रहा है। उसको हम लोग अपने ERP सिस्टम में भी लेकर के आ रहे हैं। अभी नितिन सर, इनका भी काफ़ी अच्छा क्षेत्र अनुभव रहा है BPO और अदर क्षेत्र में, और कंप्यूटर में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है और बॉटनी से इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है ना सर।
जी सर, ग्रेजुएशन एक्चुअली बीए से है, लेकिन इंटर तक मेरा साइंस से था। साइंस रहा है, बॉटनी रहा है, तो कोर इंटरेस्ट एरिया भी होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका इंटरेस्ट और आपकी लगन, है ना। जो भी आपने एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, दैट्स इनफ, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। और वैसे भी आप एक संस्थान में हैं, तो आपको ये सोचना ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लर्निंग तो फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको तो आपसे कोई छीन ही नहीं पाएगा। तो आप ऑलरेडी एक संस्थान में, तो यहाँ पर नितिन सर ने कृषि से संबंधित काफी सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। सर डेस्कटॉप पे होगा? मेरे तो नहीं होगा, आपकी डेस्कटॉप पे होगा। सर मेरे अच्छा, इसके डेस्कटॉप पे ऑल फाइल। हाँ सर, उसने अपडेट कर दिया था, टेस्ट करके सर। दिख तो अभी अपडेटेड नहीं रहा है। इसमें सर कहाँ पे किया? 30 जीपी बिहार, जीपीएस ऑल फाइल, यही सब ओपन करके देखिए हो जाएगा। चलिए, यही हरीश का है ऑल फाइल 28 तारीख। चलिए, कोई बात नहीं। डी कपिल तो इसमें अब कुछ चीजों को ध्यान दिया जाए। ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए, है ना, हमारे पास एक्सपोर्ट, हाँ, एक जो हमारी कार्य योजना है वह कुछ इस प्रकार की है कि दोनों क्षेत्रों में अगर हम देखें, पशुधन भी है और जमीनी चीज भी है। ईडीएस या समकक्ष योजनाएं, एमएसपी पर काम। एमएसपी यानी खाद्यान्नों की खरीद और उसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी हमारे ही मार्केटिंग के स्टॉल्स रहने हैं, है ना। पूरा मार्केटिंग का पूरा मैकेनिज्म हमारा, इसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं मार्केटिंग में। और एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीदारी, यानी कि जो हमारे पंजीकृत कृषकों का पंजीकरण पहले ग्रामीण स्तर पर, उन पंजीकृत कृषकों को बाजार की मांग पूर्ति, यानी हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी 65 देशों के साथ एमओयू है। संस्थान का 65 देशों के साथ एमओयू है विभिन्न खाद्यान्न के सप्लाई के लिए या कृषि उत्पाद से संबंधित, ठीक है। तो उनके क्रम में एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, एक्सपोर्ट को, नितिन सर थोड़ा इधर कर लीजिए, हमारे आई कांटेक्ट में रहिए, एकदम पीछे ही चले गए सर के, आप इधर आ जाइए आप, है ना। तो 65 देशों के साथ जो आपका है, उसको ध्यान में रखते हुए, साथ में देश की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए, खाद्य आपूर्ति और अदर, तो ये पूरा प्लानिंग हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट को करने की एक क्षमता है। उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली भी हुई हैं और अदर चीज़ें भरी भी जानी है, तो एक मास्टर प्लान है। उसके ही क्रम में जमीनी स्तर पर जो हमारा सीमांत कृषक है, जिसका जीडीपी में इतना बड़ा योगदान नहीं है मगर काउंटेबल है, जिसके लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं बनाती है ना, तो सरकारी योजनाओं का जमीन पर वास्तविक क्रियान्वयन, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस सीमांत कृषक जो दुर्बल है,
योजनाओं का लाभ न लेने के कारण हो सकता है उसकी आर्थिक अवस्था भी, आर्थिक जो उसका आर्थिक स्थिति है वह भी उसकी उतनी अच्छी ना हो, जिससे कि वह बाजार की सुविधाओं का लाभ ले पाए, है ना। तो बाजार की सुविधाओं का लाभ लेने योग्य वह बन सके, दिख सके। इन चीज़ों के लिए उसको सबल बनाना, तो सबल बनाने के लिए आपकी ग्रेड स्कीम है, और ये ग्रेड स्कीम आपको दिख रही चौथे नंबर पर, यानी कि ऐसे भूमिहीन कृषक, है ना, जो भूमिहीन कृषक है, जिनके पास भूमि नहीं है परंतु खेती उनका जन्मसिद्ध व्यवसाय रहा है ना, खेती उनका जन्मसिद्ध व्यवसाय रहा है। तो ऐसे भी कृषक हैं जिनके पास भूमि ही नहीं बची, जो छोटे होते चले गए। हो सकता है इसमें रेहड़ी पटरी दुकानदार भी आते हैं। तो ग्रेड स्कीम में हमारे पास काफी पंजीयन है, तो उन लोगों को भी सम्मिलित करते हुए MAPS हमारी मेडिसिनल एग्रीकल्चरल प्लांट्स स्कीम है। तो औषधीय, है ना, औषधि, तो न केवल ग्रेनरी की MSP पर खरीदारी, ग्रेनरी और अन्य कृषि उत्पाद जितने भी होते हैं, साथ साथ औषधि का भी लेते हुए, औषधि हो गया, एग्रीकल्चरल रॉ प्रोडक्ट, रॉ फसल हो गई, और पशुधन हो गया। इन 3 क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक पूरा आपका फार्मर के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी आधुनिक सुविधाओं को अडॉप्ट करते। ये नहीं कि रजिस्टर मेंटेन होगा, फाइल जाएगी, क्लियर होगा, नहीं। आपकी फसल पे शुरुआत से हमारी नजर है ना, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो उपज है, वो आपने हमारे क्रम में की, उन चीजों को या और व्यवस्थाएं उनके क्रम में किया आपने, और आपने स्वयं किया, और हमारे जो मिनी कलेक्शन सेंटर या जो खरीद केंद्र, जो हमारे खरीद केंद्र रहे, उन पर आकर के आपने MSP या MSOP यानी सरकार द्वारा समर्थित मूल्य से 1 रुपया अधिक पर हमारे यहाँ आपने सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो वह आपकी इतनी सारी व्यवस्थाओं के क्रम में हम वो प्रोडक्ट लेकर के, हमारी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स रहनी है, उन प्रोसेसिंग यूनिट्स में खाद्यान्नों का प्रोसेसिंग होते हुए हमारे मार्केटिंग यूनिट्स को जाना है, मार्केटिंग से रॉ प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड, ये चीजें हमारी एक्सपोर्ट लेवल या घरेलू खपत, इन दोनों में व्यवस्थित रूप से जानी। तो एक पूरा जो एंटरप्राइज स्केल का जो एक सेटअप है, उसकी यहाँ पर एक व्यवस्था है। तो यह किसी NGO के बस की बात नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर ही होगा, NGO कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जिसमें काफी बड़ा रोजगार निहित है और कई लेवल के रोजगार इसमें क्रिएट होते हैं। हाँ, आधुनिक रोजगार होना है, यह वह रोजगार नहीं होना है जिसमें जो हमारा सिंबल बैल और हल हुआ करता था, यह वह रोजगार नहीं होना है ना। 60 के दशक का ये रोजगार नहीं है कि जब हरित क्रांति की आवश्यकता थी, अब यह साइबर क्रांति की आवश्यकता है, डिजिटल क्रांति है, साइबर क्रांति है। तो उसके क्रम में कृषि क्षेत्र भी आपका अपग्रेड हो चुका है, अपग्रेड हो गया है, और यह उसका ही परिणाम है कि आपके समक्ष एक ऐसी योजना जो कि केंद्रीय है आपके समक्ष प्रस्तुत है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, न्याय पंचायत लेवल, फार्मर, प्रोसेस फॉर फार्मर, स्पेशल फीचर, ये हमारे पूरे सिस्टम के, और ODOP यानी प्रत्येक जिले के लिए हमारे एक कृषि उत्पाद का हमने चयन किया हुआ है, जिस पर हम प्रमुख फोकस करेंगे कि वहां के हम अपने चिन्हित परिचित कृषकों के लिए, तो इसी क्रम में ही पूरे ग्राम पंचायत लेवल का डेटा GPS बेस्ड, GPS पिन कोड सहित डेटा हमारा कलेक्ट हो रहा है ग्राम पंचायत लेवल का, और वो ग्राम पंचायत लेवल का डेटा अब आवश्यकता है हमें इसके साथ मैप करने की। तो अब कृषि क्षेत्र में
कितने तरीके की, अब जैसे ये वेजिटेबल्स का है, क्यों सर? जी सर। है ना, ये वेजिटेबल्स है। तो वेजिटेबल्स एक डेली प्रोडक्ट है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, बहुत ही फास्ट रनिंग आइटम है। और उसी क्रम में ही बहुत जरूरी होगा कि इसको महानगर के किनारे स्थापित जो गांव हैं या जो कृषि योग्य भूमि है उन पर फोकस करते हुए, और वहां भी उन क्षेत्रों को फोकस करते हुए जहां पर कृषि की समझ और आवश्यकता रखने वाले जनों का पहचान करते हुए, चिन्हित करते हुए, उनको, भाई जिनका इंटरेस्ट है वही इन्वॉल्व होंगे ना, उनका नहीं है जो विपणन में आना चाहते हैं वो विपणन में आए। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और विपणन भी आधुनिक होना चाहिए। जैसे पैंडेमिक ने क्या हालत कर दी थी कि सब्जी की बाजार ही नहीं लगती थी, सब्जी की बाजारें तक बंद कर दी, सब्जी और फल मार्केट तक बंद थे आपके कोरोना पैंडेमिक में। मूलभूत सुविधाएं। हाँ, लॉकडाउन का ये लेवल था। तो जो लॉकडाउन का अगर ऐसा लेवल आता है तो हमारे नगर, हमारे शहर कैसे उस क्रम में इन आवश्यक वस्तुओं, है ना, पशुधन से आपका दूध मिलना है और सब्जी और इनसे आपकी डेली की जो पौष्टिकता की जरूरतें हैं, यह हर एक घर, चाहे वो HIG हो, LIG हो, EWS हो और व्हाटएवर भी, है ना, प्रधानमंत्री योजना का घर हो, उन सब तक ऐसे लॉकडाउन की सिचुएशन में भी पूरा का पूरा जो आपका कृषि उत्पाद है वह ऑन डिमांड, है ना, साइबर मैकेनिज्म को कनेक्ट करते हुए उन तक पहुंच सके। तो ये पूरी की पूरी आपकी मैकेनिज्म यहाँ पे विकसित होती है। तो अब यहाँ पर जो ये कृषि उत्पाद हैं आपके, अब यहाँ हमें क्या जरूरत है, हमें अपने जिन क्षेत्रों की हमने पहचान की है वहाँ का हमारे पास पीपल सेंट्रिक डेटा आएगा ही आएगा। वहाँ के लोग, हमको काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हैं और भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको हम चिन्हित करेंगे। पूरी फैमिली का हमारा साइको एनालिसिस रहना है ना, उनकी फैमिली की क्या ग्रोथ रहनी है, क्योंकि कृषकों को आत्महत्या मूल उद्देश्य हम नहीं भूलने वाले, उनको ध्यान में रखते हुए कि कोई भी किसी भी रूप में नकारात्मकता से ग्रसित किसी भी परिस्थिति में न होने पाए। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उनका चुनाव करते हुए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित लोगों का चुनाव करते हुए, अवसर सभी को है, लेकिन अब कुछ व्यसनी लोग होते हैं, उनको अगर चुन भी लेंगे तो अपने व्यसन में टाइम देंगे कि आप भी टाइम, अब वो या आपके द्वारा सुझाए गए प्रयत्न में टाइम देंगे, तो उनका समय तो उनके व्यसन के लिए होता है ना। वो आपके उद्यम के लिए अपना या अपने उद्यम, क्योंकि हमारा उद्यम नहीं है तो प्रत्येक नागरिक का उद्यम है, ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं का भला करे, जिससे कि राष्ट्र का भला निहित है, स्वयं की GDP बढ़े। जी सर, है ना, बाजार के प्रति ग्रोथ कर पाएगा तभी दूसरे की, राष्ट्र की ग्रोथ भी हो पाएगा। हाँ, क्योंकि एक अगर आर्थिक मॉडल देखा जाता है तो आर्थिक मॉडल में बाजार की शक्ति बहुत मायने रखती है। जितना मजबूत आपका बाजार रन कर रहा है, उतना ही समझा जाता है कि देश प्रगति कर रहा है। तो अगर अंतिम व्यक्ति तक हम क्रय शक्ति को बढ़ा पाए उसके उपलब्ध संसाधनों के क्रम में, है ना, तो उसके, अब हम शक्ति तो बढ़ गई लेकिन उसके पास वो समय ही नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका समय उसके व्यसनों के लिए है ना। शक्ति बढ़ गई तो वो शक्ति उसने अपनी व्यसन में लगा दी। तो अब इन चीजों का सही साइको एनालिसिस करते हुए योग्य जन को, है ना, क्योंकि जो व्यसनी है वो तो अपना निपटारा कर लेगा, लेकिन जो योग्य है वह उस व्यसनी के चक्कर में प्रभावित न होने पाए, तो इसके लिए हमें सही चुनाव भी करना होगा। यह अधिकार अपने पास रहना है, तो सही चुनाव करते हुए, है ना, उसके परिवार का चुनाव करते हुए, व्यक्ति का चुनाव करते हुए, जिससे कि राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र का समय सबल हो, उनको सबल बनाते हुए जो उपलब्ध संसाधन हैं इनकी बाजार को मजबूत करते हुए
बाजार में मूल्य का बाजार कब मजबूत होता है? जब मूल्य में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एक मूल्य हो, स्थिर हो, है ना। तो क्या होता है, स्टैग्नेशन तो आ जाता है, लेकिन वो बाजार बहुत मजबूत होता है। बाजार में स्थिरता आ जाती है कि लगता है अब तो कुछ वृद्धि रुक गई है, लेकिन वो एक्चुअली मजबूत बाजार भी होता है। अच्छा, अगर बाजार में फ्लक्चुएशन बहुत आ रहा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो वह स्थिति बहुत घातक होती है। उससे क्या होता है कि पूरा बाजार रीफॉर्मेट हो जाता है, मुद्रा इधर से उधर छिटक जाती है, तो एक नया सृजन हो रहा होता है, लेकिन उसमें पता नहीं कितने तबाह हो जाते हैं, और बनने वाले भी डर के मारे बनते हैं कि पता नहीं हम कब तबाह होंगे, है ना। तो वो बड़ा भयातिक माहौल होता है। लेकिन एक अगर स्टैग्नेशन हो, स्थिरता हो, मूल्य में स्थिरता हो, बाजार का मूल्य स्थिर हो, तो वह स्थिति सुखद होती है। सभी को, व्यक्ति दूसरे पे भरोसा कर पा रहा होता है ना। दुकानदार के पास को भरोसा होता है कि आज पेट्रोल का दाम मुझे वही मिलेगा, मैं बढ़ा हुआ पेट्रोल आज नहीं लेने वाला हूँ, 2 रुपया आज बढ़ा हुआ नहीं मैं भराऊंगा। तो बड़ा भरोसा एक दूसरे पे बढ़ जाता है जब बाजार स्थिर होता है। तो वही बाजार में जो ये वेजिटेबल्स जाने हैं, सब्जियां जानी हैं, या फ्रूट्स जाने हैं, या ग्रेनरी जानी है, या कृषि उत्पाद जाने हैं, या सेमी फिनिश्ड कृषि उत्पाद जाने हैं, इनके मूल्य जब स्थिर होंगे, है ना। जैसे प्याज का दाम एकदम बढ़ने लगा, टमाटर बढ़ने लगा, आलू बढ़ने लगा, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह इन चीजों पे हम कंट्रोल करने के लिए उस अंतिम व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ने जाएंगे बाजार में, उसको सबल बनाते हुए बाजार में लड़ाई लड़ने जाएंगे, जिससे कि जो मूल्य है, बाजार का भाव है, वह स्थिर हो सके, व्यक्ति का व्यक्ति पर भरोसा बढ़ सके, है ना, स्टेबिलिटी आ सके। और स्टेबिलिटी ही राम राज्य है। ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से और सीड्स हैं। अब सीड्स में यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है, हमारा जो ERP सिस्टम रहना है, अजीत सर आपका काफी मीडिया में अनुभव रहा है, तो आप इन चीजों को काफी डीपली देख सकते हैं। समझने के लिए आपके पास एक अवसर है कि यहाँ पे कितना डीपली चीजें खोल के रख दी गई है ना। डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जाने की इसकी संभावना है। यानी हम एक बीज से शुरू कर रहे हैं और उसका फिनिश्ड गुड, उसका आटा का रोटी तक हम पहुंच रहे हैं। तो वहां तक मूल्य पे एक कंसिस्टेंसी बने भारतीय रुपए में उस मूल्य की कंसिस्टेंसी, यानी उसमें जितना भी मानव श्रम लगना है, मशीन आवर लगने हैं, विद्युत लगनी है, पानी लगना है, जो भी खपत होनी है, हवा पानी जो भी लगना है, वो सब एक भारतीय रुपए के क्रम में कंसिस्टेंसी अर्जित कर सके। तो इसके लिए हमें उसके उत्पादन, जलवायु संरक्षण, बीमा से लेकर के आगे बढ़ते हुए उसके हमारे फैक्ट्रीज में, हमारी यूनिटों में प्रसंस्कृत होते हुए, आगे बढ़ते हुए, मार्केट में पहुंच करके शेल्फ में लगते हुए, उपभोक्ता द्वारा MRP पर खरीदे जाते हुए वह एक कंसिस्टेंसी रख सके। यह संस्थान के उद्देश्यों में है, जिसके लिए रिक्वायर्ड डेटा, चाहे वह कृषि उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वह प्रसंस्करण से संबंधित हो, चाहे वह बाजार में बिक्री से संबंधित हो, जो भी मैन पावर से रिलेटेड डेटा, जो भी अवयव हैं उनसे रिलेटेड डेटा, सिस्टम से रिलेटेड डेटा, प्रोसेस से रिलेटेड डेटा, IT से रिलेटेड डेटा, उसके लिए जिम्मेदारी आपकी बुलेटिन ऑफ इंडिया की है। ठीक है सर। तो ये सारी शीट्स हैं जिन पर नितिन सर ने अभी तक काम कर रखा है। मैं ये चाहूंगा कि आप अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए इन शीट्स में जो भी आप लोग पूरा ग्रुप में डिस्कशन करते हुए
कैसे इन सीट्स को मीनिंगफुल बनाया जाए, क्योंकि सीट्स नहीं रहनी, ये डेटा हमारा ईआरपी में आने वाला है पूरा का पूरा। तो अभी हम लोग उस पे ईआरपी पे भी काम कर रहे हैं, वो भी अपना इन हाउस ही पूरा डेवलपमेंट रहना है इन ईआरपी का भी। तो पूरा किस हिसाब से हम उसको कर पाएंगे, ईआरपी किस हिसाब से कर पाएंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है, ठीक सर। तो सर का पूरा अनुभव का उपयोग करिए, देखते हैं क्या होता है। मैं तब तक अब कुछ देर बाद हम लोग उसका भी सेशन लेते हैं।